Hello everyone. I welcome you all to the basic funda classes. We were studying about international relationship and आज हम उसी के साथ continue करेंगे. And the nations which we will be covering today are, first one would be India and Japan. And the second nation हम cover करने वाले हैं वो होगा India and Iran. तो चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं. सबसे पहले कवर करते हैं इंडिया एंड जापान के रिलेशनशिप, जो कि बढ़ते टाइम के साथ साथ काफी अच्छे हो गए हैं एंड दे बोथ द नेशन हैव वेरी फ्रेंडली टाइज विद ईच अदर. तो चलिए शुरू करते हैं. थोड़ा जानते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में. इंडिया जो है उसको जापानीज लैंग्वेज में तेंजिकु कहा जाता है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ बुद्धा. और इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं वो जापान से आते हैं. एंड इंडिया एंड जापान के जो डिप्लोमेटिक टाई थे वो स्टार्ट हुए थे 1952 में. हम बात करते हैं कि जो इन दोनों का इंटरेस्ट था वो कैसे एक साथ आगे बढ़ा. दोनों जो हैं वो इंडो पैसिफिक ओशन के डेमोक्रेसीज हैं. जापान जो है इट इज टेक्नोलॉजिकली वेरी वेल डेवलप्ड. जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी है इन टर्म्स ऑफ रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या आप टेक्नोलॉजी में कोई भी अगर फील्ड लेंगे तो उसमें आपको जापान टॉप में मिलेगा. बट उनके साथ इश्यू ये है कि दे रिक्वायर रॉ मटेरियल. अब इस रॉ मटेरियल के लिए इंडिया एक बहुत अच्छी मार्केट है, बिकॉज इंडिया इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू जापान. और अगर जापान इंडिया से रॉ मटेरियल लेता है तो जो रॉ मटेरियल है वो सी रूट के थ्रू ही जाएगा. सी लिंक्स वुड बी यूज एंड इंडिया उसको सेफ रखने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है. सी लिंक शुड बी केप्ट ओपन एंड सेफ वेयर हेल्प फ्रॉम इंडिया वुड बी अफेक्टेड. और इन दोनों का इंटरेस्ट देखा जा सकता है साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट और ईस्ट चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट में. चाइना जो है, चाइना हैव टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद 20 प्लस नेशंस के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं टेरिटरी को लेके. और साउथ चाइना सी में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन पर चाइना अपना हक बताता है एंड बाकी नेशन जो है वो इसको अपोज करते हैं. ईस्ट चाइना में भी अगर चाइना यहां है एंड जापान इज समवेयर हियर, तो चाइना बोलता है कि जो सी रूट यहां तक है, इनके बारे में हम डिटेल में मिसलेनियस टॉपिक में बात करेंगे. अभी बस इतना जानना है कि जापान अपना क्लेम इन सी रूट्स पर बताता है एंड चाइना भी इन सी रूट पर बताता है. तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसको लेकर चाइना और जापान में डिस्प्यूट है एंड इंडिया का स्टैंड है कि जो एरिया है इस पे जापान का हक है. तो जो इंडिया का स्टैंड है उसको उसकी वजह से इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे का कोलाइड करते हैं एंड यहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट एक कॉमन टॉपिक पे आके मिलता है. फिर हम बात करते हैं क्वाड इनिशिएटिव के बारे में. क्वाड इनिशिएटिव में 4 कंट्रीज मेंबर हैं विच इज यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया एंड जापान क्वाड का ही पार्ट है. ये शुरू हुआ था लॉन्च 2007 में, बट जो इसकी इंपॉर्टेंस थी एंड जो पॉलिसीज थी वो 2017 से ज्यादा दिखने लग गई हैं. इट इज अ कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ 4 नेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट. अपने देश के हित के लिए इन चारों नेशंस ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है क्वाड, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है खाली स्ट्रेटेजिक नहीं है बट आल्सो इकोनॉमिक कॉपरेशन की. ये जो कंट्रीज है आपस में काफी इकोनॉमिक ट्रेड करेंगी बिटवीन द मेंबर नेशन. इससे क्या होगा कि जो चाइना की डोमिनेंस है उसको भी किसी तरह से काउंटर कर सकते हैं. और जो चारों मेंबर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी शुरू कर दी है. जो इनके पास खुफिया खबरें आती हैं वो भी इन्होंने एक्सचेंज करना शुरू कर दिया है. तो जहां तक बैकग्राउंड की बात है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वुड बी सफिशिएंट. अब बात करते हैं हम जापान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने फॉरेन पॉलिसी फॉलो करी जिसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे. जो सबसे पहला था दैट वाज द इंटर रिलेटेड इश्यूज ऑफ नेशनलिज्म एंड सिक्योरिटी. और यही रिस्पॉन्सिबल रहा जापान की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने में बाकी सारे स्टेट्स के साथ. यहां पर जो नेशनलिज्म मेंशन्ड है ये नैरो नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि जापान एक पहले बहुत ही नैरो नेशनलिज्म फॉलो करता था कि वो बस अपने बारे में ही सोचता था, अपनी नेशन के बारे में ही सोचता था एंड ऑल द पॉलिसीज वर
रिवॉल्विंग अराउंड देम ओनली, और वो ज्यादा वाइडर अप्रोच फॉलो नहीं करता था, ना ही ज्यादा कंट्रीज के साथ उसने टाई बढ़ाए थे। बट वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो उन्होंने नेशनलिज्म फॉलो किया तो वो काफी ज्यादा ब्रॉडर था, जिसकी वजह से चाइना को सॉरी जापान को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। इसी के चलते जापान ने अपने जो टाइज थे वो यूएस के साथ बढ़ाए। जापान इंक्रीज इट्स टाइज विद यूएस। और जो नैरो नेशनलिज्म था उसके चलते जापान और यूएस की जो रिलेशनशिप थी उसको सही नहीं माना जाता था, बट न्यू नेशनलिज्म के चलते जापान और यूएस के टाइज काफी अच्छे हुए हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जापान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस है, ना कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि ये जो कंट्री है ये फिलहाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अभी बहुत ज्यादा जोर दे रही है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के कंपैरिजन में। और जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ जापान इज डायरेक्टेड टू अर्न जापान अ रिस्पेक्टेबल प्लेस नॉट ओनली इन एशिया बट आल्सो इन द वर्ल्ड, क्योंकि एशिया में तो इसको सुपर पावर का टैग मिल चुका है। एशिया में जापान को सुपर पावर का टैग मिल चुका है, बट जो जापान की न्यू फॉरेन पॉलिसी है उसमें जापान ये चाहता है कि उसको एक रिस्पेक्टेड प्लेस मिले, ना कि एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। अब जो जापान की फॉरेन पॉलिसी है इसमें 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड होते हैं, जिनको कहा जाता है हिकाकु सा। सबसे पहला है कि नॉन प्रोडक्शन, ना ही तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन करेंगे, ना ही पोजेशन और ना ही कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो पॉलिसी थी इनको रिफ्रेश किया गया था और इसी के बीच में कुछ चीजें ऐड करी गई थी। जैसे सबसे पहला कि डिसआर्मामेंट, दे विल प्रमोट अ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सेकंड, सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि क्योंकि जो जापान है उसके पास कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो उनको यूज करने के लिए सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करा जाता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इनसे सिविलियन यूज हो सके, एनर्जी क्रिएट कर सके। And third was security of Japan will be guaranteed by extended nuclear deterrent of US. अगर जापान के ऊपर कोई कंट्री न्यूक्लियर वॉर करती है या न्यूक्लियर अटैक करती है तो जो आंसर है वो जापान यूएस की तरफ से मिला जाएगा। इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर वॉर ऑन जापान, आंसर विल कम फ्रॉम यूएस। और जब यूएस का थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च हुआ था तो जापान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एंटर इट। तो ये जो है ये जापान की फॉरेन पॉलिसी के बदलते हुए थोड़े से हम ट्रेंड्स देख सकते हैं कि पहले कैसे वो एक नैरो नेशनलिज्म फॉलो करते थे, बट नाउ दे आर फॉलोइंग अ मच वाइडर अप्रोच, जिनसे उनको कैसे कैसे फायदा हो रहा है। अब अगर बात करें हम इंडिया और जापान की, तो इनके बीच में अब ज्यादा इश्यूज रह नहीं गए हैं। बस एक ही इशू था, इंडिया का न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट और इंडिया का एनपीटी को साइन ना करना। जो इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था अपना 1974 एंड 98 में, उसको लेके यूएस जापान थोड़ा नाराज था एंड इंडिया ने एनपीटी भी साइन नहीं करी थी। बट बाद में इंडिया को जापान को समझ आ गया था कि इंडिया का जो एनपीटी साइन करने के रीजन समझ आ गए थे, तो उन्हें पता चल गया था कि इंडिया ने जो एनपीटी साइन करी नहीं करी वो उनके अपने ग्राउंड्स पर ठीक है, और उसी की वजह से इंडिया और जापान के बीच में एक सिविलियन न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी। और ये डील इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो इंडिया यूएस की सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हुई थी उसमें जो यूएस इंडिया को फ्यूल प्रोवाइड करने वाला था वो कंपनीज वर ओन्ड बाय जापानीज फर्म। तो इसके लिए इंडिया जापान के रिलेशन ठीक होने जरूरी थे, वरना ये डील नहीं हो पाती। अब एक बात याद रखना कि इंडिया इज द ओनली कंट्री which has not signed the NPT but entered into civilian nuclear deal with Japan. बाकी जो भी कंट्रीज हैं जो जिनकी डील हुई है जापान के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील, उन्होंने एनपीटी साइन करी हुई है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड इवेंट्स के बारे में। अब जैसे हमने क्वाड की बात करी तो क्वाड 2007 में हुआ था, पर जो इनकी जो प्रोमिनेंस हम देख सकते हैं वो स्टार्ट हुई थी 2017 से, क्योंकि 2017 में आसियान समिट जो था उसके अंदर चारों मेंबर मिले थे। 4 members met and negotiated to revive Quad.
क्योंकि इससे पहले क्वाड जो था एक बस बेसिक स्ट्रक्चर था, पर उसके अंदर ज्यादा पॉलिसीज या ज्यादा डिसीजन नहीं लिए गए थे। बट 2017 के बाद इवेंट्स आने लगे, जिसके चलते क्वाड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय बन गया इन चारों मेंबर नेशंस के बीच में, विच इज इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। क्वाड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके अंदर हम क्वाड को भी कवर करेंगे। दूसरी जो इनके बीच में दूसरी जो इनके बीच में इंपॉर्टेंट डील रही, विच दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2012। ये इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया will be removing tariff on 90% of goods जो कि जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं, जो कि जापान से आते हैं। और इसके बदले में जो जापान है, इट विल रिमूव टैरिफ ऑन 97% ऑफ कमोडिटीज जो कि इंडिया से इंपोर्ट करी जाती हैं। और जो इन दोनों का टाइम फ्रेम दिया गया था वो था कि 10 साल के अंदर अंदर ये सारे टैरिफ हटा दें। अब हम थोड़ी आगे जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन के बारे में, कि बुलेट ट्रेन एग्रीमेंट ऑफ 2016। तो बुलेट ट्रेन एग्रीमेंट जो था, इसका जो रूट है वो होगा अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद। ये डील 2016 में साइन हुई थी। जापान की जो कंपनी है कावासाकी, इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई है जिसका नाम है शिंकैनसन। तो ये जो शिंकैनसन ट्रेन है ये इस रूट पे चलेगी। तो बुलेट ट्रेन पहले जो टॉप 3 एग्रीमेंट है जो इंडिया और जापान के बीच में हुए हैं वो ये 3 है। आगे हम बात करते हैं एफ्रो एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। ये एफ्रो एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये एक कॉरिडोर बनाया जाएगा बिटवीन अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस। अफ्रीकन और एशियन नेशंस को कनेक्ट करा जाएगा थ्रू मैरीटाइम वेज। खाली समुद्री रास्तों से इनको कनेक्ट किया जाएगा। और इसके जो फायदे होंगे वो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और लास्ट इज डिजिटल कनेक्टिविटी। तो अफ्रीकन और एशियन नेशंस को जोड़ा जाएगा समुद्री रास्तों के जरिए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो थ्रू इंटरचेंज ऑफ पर्सनल स्किल प्रोफेशनल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, एक दूसरे नेशन को की जो क्षमता है उनको बढ़ाया जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट, ट्रेड की जाएगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। द लास्ट इज डिजिटल कनेक्टिविटी, सैटेलाइट्स और बाकी चीजों के यूज से। फिर हम बात करते हैं इंडिया जापान सिविलियन न्यूक्लियर डील के बारे में जो साइन हुई थी 2017 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री which has not signed NPT but still into civilian nuclear deal with Japan. सिविलियन न्यूक्लियर डील के अंदर जो फ्यूल होता है उसको एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करते हैं, जिससे कि बिजली पैदा की जाती है। अब बात करते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के बारे में। इसको ओडीए बोलते हैं। इसमें दूसरे एक नेशन दूसरे नेशन को फंड्स प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट। अब अगर बात करें तो जापान ने इंडिया को ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया है किन किन चीज में। पहला है डीएमआरसी, जो हमारी मेट्रो है दिल्ली मेट्रो, उसके अंदर जापान से ओडीए आया है। सेकंड इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड थर्ड इज दिल्ली कोलकाता ट्रेड कॉरिडोर।
इसके अंदर अलग से रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये जो तीन चीज है, DMRC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली कोलकाता ट्रेड कॉरिडोर, इसके अंदर जापान से ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस हमको मिला है। फिर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2020 के बारे में। ये जो है साइबर सिक्योरिटी 2020 एग्रीमेंट जो है, इट विल प्रमोट कोऑपरेशन in security and resilience in the areas of पहला क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, कि जो दोनों नेशन है आपस में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। दूसरा 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड द लास्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है जापान और इंडिया साथ मिलकर काम करेंगे ताकि दोनों देशों में जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है वो काफी अच्छी हो जाए, एंड दे विल जॉइंटली वर्क टुवर्ड्स द कोऑपरेशन इन दीज 3-4 एरियाज। उसके बाद है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो गंगा रिवर है उसको रिजुविनेट किया जाएगा, या कि मतलब गंगा रिवर की सफाई की जाएगी। इसके अंदर भी जापान की जो कंपनीज हैं वो हेल्प करेंगी इंडिया को। उसके बाद बात करते हैं स्मार्ट सिटी के बारे में। वाराणसी जो है, वाराणसी विल बी डेवलप्ड एज अ स्मार्ट सिटी विद द हेल्प ऑफ जापान, और इसे बनाया जाएगा जापान की एक स्मार्ट सिटी है जिसका नाम है क्योटो, उसकी तरह वाराणसी को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क्स को आप कह सकते हैं जहां पर मल्टीपल कंपनीज विल ओपन देयर ऑफिसेस, मल्टीपल कंपनीज ऑफिसेस, जैसे कि गुड़गांव के अंदर साइबर सिटी है, नोएडा के अंदर भी साइबर पार्क्स हैं, एंड देन वी हैव सम इन पुणे, हैदराबाद एंड बेंगलोर। तो ऐसे ही मल्टीपल कंपनी ऑफिस, ताकि अलग अलग कंपनीज एक जगह पर अपना ऑफिस बना ले फॉर बेटर वर्किंग, बेटर कम्यूटिंग, एंड ताकि उस जो एरिया है उसको हम एक आईटी हब बना सके। तो उसके अंदर भी जापान हमको हेल्प करेगा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापान। अब एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सा, जिसका मतलब है एक्विजिशन ऑफ क्रॉस सर्विसिंग एड। इसके अंदर डिफेंस फोर्सेस of both India and Japan would be providing services and supplies for greater maritime cooperation. अपने समुद्री रिश्तों को और अच्छा करने के लिए जो दोनों देशों की डिफेंस फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को सर्विसेज एंड सप्लाईज देंगी फॉर ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन। अगर समुद्र में भारत की भी काफी सारी नेवी शिप्स हैं एंड जापान की भी अपनी डिफेंस शिप्स हैं, तो वो एक दूसरे को सर्विसेज एंड सप्लाईज प्रोवाइड करेंगी ताकि दोनों जो नेशंस हैं वो अपने अपने एरिया पर अच्छी तरह सर्विलेंस कर सके। अगर हम बात करें सर्विसेज एंड सप्लाईज की, तो इसके अंदर इंक्लूड होगा फूड, वाटर, कभी अगर किसी शिप को या हमारा जो शिप का जो हमारा क्रू है उसको कभी अगर एयरलिफ्ट कराना हो तो उसके अंदर दोनों नेशन हेल्प करेंगे। क्लोथिंग, कम्युनिकेशन, मेडिकल एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट के बारे में। तो जो दोनों साइड थी उन्होंने करेंसी स्वैपिंग एग्रीमेंट साइन किया था मेनली टू ऑफसेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर कोई एक नेशन क्राइसिस से गुजर रहा है और उसके पास अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर को बराबर रखने के लिए फंड्स नहीं है, तो दूसरा नेशन जो है वो उसकी
हेल्प करेगा, हेल्प फॉर कीपिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये भी एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में साइन हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में। ये साइन हुआ था, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव साइन हुआ था इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इससे ये एग्रीमेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि इससे फायदा ये हुआ कि जो सप्लाई चेन रेजिमेंट है, इसकी जो अप्रोच है वो एक कंट्री को हेल्प करेगी टू इंश्योर इट हैज डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई अक्रॉस नेशंस। कि अब तक ये होता है कि अगर किसी भी कंट्री को काफी ज्यादा डेवलप करना है तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बायर है वो है चाइना। चाइना के पास इतना फंड है कि अगर कोई भी नेशन के पास कमोडिटी है और वो चाहता है कि उसके बल्क में वो सप्लाई करे, तो एक चाइना ही है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायर है। बट चाइना कई बार प्राइस गेम खेलता है और एक नेशन को इतना मजबूर कर देता है कि जो वो अपनी कमोडिटी है वो जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे काफी कम प्राइस पे सेल करता है। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम तीनों नेशन आपस में अपने जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई करेंगे एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम इतनी बढ़ाएंगे कि हम अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर पाए, ना कि एक नेशन पर डिपेंडेंट होके, जिससे कि हमें लॉस ही होगा। और ये जो इनिशिएटिव था दैट वाज मेनली टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना, कि हम आपस में ही इतना ट्रेड कर लेते हैं कि हमें चाइना से मास में ट्रेड करने की जरूरत ही ना पड़े एंड आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना विल बी रिड्यूस्ड। और ये जो सप्लाई चेन रेजिम बनाया गया, इट वाज अ डायरेक्ट रिस्पांस टू इंडिविजुअल कंपनीज एंड इकोनॉमीज concerned about China's political behavior and disruption। आपको पता है कि चाइना हर टाइम किसी ना किसी इशू में लगा ही रहता है। क्यों? तो अगर किसी मान लीजिए इंडिया की या जापान की चाइना के साथ अगर कुछ वॉर हो जाती है या कुछ उनके बीच में इशू आ जाता है तो चाइना जो है उनके प्रोडक्ट खरीदने से मना कर सकता है, जिससे कि सेलिंग नेशन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए सप्लाई चेन रेजिम इनिशिएटिव बनाया गया बाय दीज थ्री कंट्रीज की हम पूरे इंडिपेंडेंट ना रहे चाइना पर और अपनी साइड से भी हम काफी सारे इनिशिएटिव ले पाए। हम बात करते हैं मिनी जापान के बारे में। तो विद द हेल्प ऑफ जापान, चेन्नई के पास एक टाउनशिप डेवलप होगी जिसे कहा जाएगा मिनी जापान। इसमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे विच कैन बी यूज फॉर बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पसेस। तो ऐसा एक मिनी टाउन डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा मिनी जापान, चेन्नई के पास, जिसके अंदर ऐसे बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए यूज किया जा सके। अब बात करते हैं ट्राइलेटरल अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये किया गया था फॉर सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स। इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है उसकी सिर्फ सिक्योरिटी है, उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि चाइना उस पर कोई अपना कोई क्लेम या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज ना कर पाए, उसको सिक्योर करने के लिए इंडिया, जापान और साउथ कोरिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स, जिसे कहा जाता है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट फॉर इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल डिपेंडेंसी के बारे में। अब अगर हम कल्चर डिप्लोमेसी के बारे में बात करें तो जो जापान है वो इंडिया को हेल्प करेगा इन
renovation of Nalanda University. तो जो कल्चरल डिप्लोमेसी के चलते जापान जो है वो इंडिया की हेल्प करेगा इन द नेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी अभी के टाइम में पूरी खंडित है, वो एकदम टूटी हुई है। तो उसके लिए जापान जो है वो हेल्प करेगा ताकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रेनोवेट किया जा सके। अब जो लास्ट एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में है वो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज। 2018 में इंडिया और जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कि जो डिफेंस फोर्सेस के लॉजिस्टिक होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, देन जैसे हमने डिस्कस करा अभी मे बी वेपन्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, टैंक्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो उसके जो एक्सचेंज है इंडिया एंड जापान करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर डिफेंस। तो इसी के चलते लॉजिस्टिक एक्सचेंज का जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था। तो इंडिया और जापान के बीच में इतना ही है। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि हमने इंडिया और जापान में क्या क्या पढ़ा। सो फर्स्टली वी रेड अबाउट बैकग्राउंड कि इंडिया और जापान में क्या बैकग्राउंड रहा, क्या कैसे इनका इंटरेस्ट जो था वो एक दूसरे के लिए बढ़ा, एंड क्वाड इनिशिएटिव क्या था उसके बारे में। उसके बाद हमने बात करी जापान की फॉरेन पॉलिसी कैसे बदली, व्हाट वाज नेरो नेशनलिज्म, उसके बाद कैसे उनका नेशनलिज्म बदला, फिर इंडिया और जापान के बीच में क्या इशू था एंड वो कैसे सॉल्व हुआ, एंड कैसे सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हुई। उसके बाद क्वाड, देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन बुलेट ट्रेन, ये जो पीछे जो बुलेट ट्रेन है दिस वाज प्रोवाइडेड बाय जापान, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर एंड ये हमारे मोदी जी। एंड देन अफ्रीकन एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर for infrastructure development, skill development, capacity building and digital connectivity. Then India Japan civilian nuclear deal. जापान ने इंडिया को ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया किस किस चीज के लिए। देन साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स, आक्सा, करेंसी स्वैपिंग एंड सप्लाई चेन, मिनी जापान, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड देन लास्ट लॉजिस्टिक एक्सचेंज। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं एक नए नेशन के बारे में जिसका नाम है ईरान। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप। ईरान जो कि इंडिया का नेबर है इस एरिया में, पाकिस्तान के बाद पड़ता है ईरान, और ये हमारा भारतवर्ष। तो इससे अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप्स कैसे रहे। तो ईरान जो है वो एक शियाइट रीजन है। शिया, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो मिडिल ईस्ट में मेजरली दो तरह के मुस्लिम हैं, वन इज शिया एंड अनदर वन इज सुन्नी, और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक एट द एंड ऑफ आईआर मॉड्यूल। तो ईरान जो है वो एक शियाइट रीजन है, और जो इसकी 90% इकोनॉमी है वो बेस्ड है खाली ऑयल एक्सपोर्ट, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर है फॉर क्रूड ऑयल। बट ईरान जो है इसकी दिक्कतें काफी नेशन के साथ हैं, जैसे कि यूएसए, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड इजराइल। यूएस के साथ जो इसकी दिक्कत है वो शुरू हुई थी 1979 में, जब ईरान ने नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल कंपनी स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते ईरान से जो ऑयल कंपनीज थी वो रिमूव कर दी गई थी ऑफ यूएस, रिमूवल ऑफ यूएस ऑयल कंपनीज। तो सबसे पहला इवेंट इनके बीच में यही साबित हो गया था। एंड जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक्स चाहे जो इनके खराब हुए थे वो हुए थे 1981 के अंदर। ईरान जो है वो यूएस की रोग नेशन की लिस्ट में है। रोग नेशन की लिस्ट का मतलब है कि वो नेशन जो कि वर्ल्ड में टेररिज्म को सपोर्ट करता है या फिर काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज करता है। एंड ऑल्सो यूएस जो है वो इनको एक्सेस ऑफ इविल कहता है कि यहीं से सारी बुरी ताकतें पैदा हुई हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूएस ईरान हैज अ इलीगल न्यूक्लियर प्रोग्राम।
कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इलीगल है। इसी के चलते एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज रीच्ड इन 2015 अंडर द P5+1 अरेंजमेंट, जिसके अंदर 5 न्यूक्लियर स्टेट थी एंड एक जर्मनी थी। तो इसके अंडर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन हुआ था एंड इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज कंटेनमेंट ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट बाय ईरान। ईरान के द्वारा जो यूरेनियम है उसकी एनरिचमेंट को रोका जाए, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूरेनियम को मोर देन 60 या 70% के ऊपर अपग्रेड कर देते हैं तो उसको जो बोला जाता है उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला जाता है, कि जो यूरेनियम वो जो है वो आप न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया जाता है 60% से ऊपर की इनरिचमेंट का जो यूरेनियम होता है। एंड जो सिविलियन होता है उसमें आप 3 से 10% ही इनरिच कर सकते हैं। तो ईरान के द्वारा यूरेनियम इनरिचमेंट ना किया जाए उसके चलते एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। यूएस जो है वो इस न्यूक्लियर डील से बैक ऑफ कर दिया था उसने 2018 में, ईरान को रीजन बताते हुए। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में जाने तो यूएस जो है उसने इस डील से क्यों साइन ऑफ किया, तो इसके हम 2 रीजन हम मान सकते हैं। फर्स्ट वाज श्रेडिंग ओबामा लेगेसी, क्योंकि ये जो यूएस ने वॉक अवे किया था ये मिस्टर ट्रम्प के रूल में किया था। एंड मिस्टर ट्रम्प की एक जो ट्रेंड था गया था कि उन्होंने जो ओबामा की जितनी पॉलिसीज के डिसीजन थे उनको रिपेल कर दिया था, रिवोक कर दिया था। तो ये जो डील भी थी ये 2015 में साइन हुई थी अंडर मिस्टर ओबामा, और 2018 में ट्रम्प इधर से ट्रम्प विड्रॉ यूएस फ्रॉम दिस डील। तो एक रीजन इसका ये भी मान सकते हैं, और सेकंड मान सकते हैं कि बेनिफिट टू इजराइल, क्योंकि यूएस और इजराइल के टाइज काफी बढ़िया हैं। इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, तो इजराइल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ताकि ईरान जो, क्योंकि जब यूएस इस डील से निकला तो उसने जो ईरान पे अपने सैंक्शन थे काटसा के अंतर्गत वो बढ़ा दिए थे, तो उससे इजराइल को भी एक तरीके से फायदा हुआ था। तो ये हम 2 रीजन मान सकते हैं कि व्हाई यूएस वॉकड अवे फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। पर यूएस के इस एग्रीमेंट से दूर जाने से एक चीज हुई कि ईरान ने इस पर रिएक्ट किया, अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट को 20% बढ़ा दिया, जबकि एग्रीमेंट के तहत वो खाली 3 से 5% तक ही बढ़ा सकता था। तो ये एक मेजर कंसर्न था, और ईरान अभी भी इसको बढ़ाता जा रहा है। एज पर द लेटेस्ट रूल ईरान ने ये इंडिकेट किया है कि वो 60% तक इसको बढ़ा देंगे, जो कि एक मेजर कंसर्न है कि ईरान जैसा नेशन यूरेनियम की इनरिचमेंट को इतना बढ़ा देगा तो दे कैन डेवलप न्यूक्लियर वेपन। और वो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ईरान विल ड्रॉप दैट न्यूक्लियर वेपन ऑन सम नेशन, क्योंकि ये लोग ज्यादा वॉर से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब इनके डिफरेंसेस इजराइल के साथ क्यों रहे? इजराइल के साथ भी इनके डिफरेंसेस इसलिए रहे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, क्योंकि इजराइल चाहता था कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोक दे, क्योंकि इनको भी डर है कि ईरान आगे चल के एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो दैट वाज द मेन कंसर्न। और इसी के चलते जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक स्टक्सनेट वायरस छोड़ दिया था, जिससे कि ईरान को थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। और ईरान का सीरिया के साथ मिलिट्री पैक्ट भी है, और इजराइल और सीरिया का कंफ्लिक्ट है। इजराइल हैज कंफ्लिक्ट विद सीरिया। मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इनके आपस में ही इतने कंफ्लिक्ट्स हैं कि अगर इंडिया को किसी इनमें से किसी एक कंट्री के साथ बॉन्ड बनाएगी तो उसको साथ साथ अपने बॉन्ड दूसरी कंट्री के साथ ही पहले कॉम्पनसेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्रीज की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। अब पढ़ते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ इश्यूज क्यों हुए थे। अब जो सऊदी अरेबिया है दैट इज अ नेशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। अब मैंने आपको बताया था कि सुन्नी और शिया में कंफ्लिक्ट चलता रहता है। तो सऊदी अरेबिया कहता है कि ईरान जो है वो शियाइट क्रिसेंट है, सॉरी दिस इज क्रिसेंट, जो ईरान है वो शियाइट क्रिसेंट को सपोर्ट करता है। शियाइट क्रिसेंट का मतलब है कि देश के अलग अलग पार्ट में जहां जहां भी शिया रह रहे हैं, सीरिया में, इराक में, इजराइल में,
या और भी कहीं, तो ईरान जो है उन सबको सपोर्ट करता है, जिससे सऊदी अरेबिया को दिक्कत होती है एज इट्स अ नेशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। उसके बाद 2016 में सऊदी अरेबिया ने क्या किया, क्योंकि एज सऊदी अरेबिया टोटली अपोज टू शिया मुस्लिम्स, तो उन्होंने शियाइट रिलीजियस क्लेरिक थे एक शेख निमुर, उनको जान से मार दिया था, वॉज पुट टू डेथ बाय गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस और बढ़ गए थे। और 2019 में सऊदी अरेबिया की जो तेल की कंपनी है अरामको, इस पर हुती रेबल्स जो कि ईरान के हैं और जो कि सपोर्ट करते हैं शिया मुस्लिम्स को, उन्होंने इस पर अटैक किया था, जिसके चलते डिफरेंसेस और बढ़ गए थे। द अटैक वाज लेड बाय हुती रेबल्स विच सपोर्ट द शिया मुस्लिम्स। तो अब तक हमने बात करी ईरान डिफरेंसेस विद यूएस, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। ईरान की दिक्कत पाकिस्तान के साथ भी है, पर पाकिस्तान के चलते बस एक ही है, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबानी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड तालिबानी आर ऑफ सुन्नी रिजीम। तो इसी के चलते इंडिया पाकिस्तान की के साथ भी ईरान की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। बट जहां तक बात करें हम इंडिया और ईरान की, तो हमारे इरिटेंट्स कुछ नहीं है। इंडिया के लिए ईरान सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल रहा था, बट जो यूएस ने सैंक्शंस मारे हैं ईरान पर, जिसके अंदर सबसे पहला है disallowing the use of US dollar for payment to Iran, and second disallowing exports from India which include steel, gelatin rod, automobile and equipments। कि अगर कोई जैसे इंडिया और यूएस के काफी अच्छा रिलेशनशिप है, तो इंडिया को ये सारे सैंक्शन ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें पहला है कि ईरान को आप यूएसडी में पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसी के चलते इंडिया ने जो ईरान से अपने जो क्रूड ऑयल की वो थी इंपोर्ट, वो काफी कम कर दिए। एंड सेकंड की अगर कि आप आप ईरान को स्टील, जिलेटिन रॉड, ये बॉम्ब बनाने में यूज होती है, ऑटोमोबाइल या इक्विपमेंट का आप उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ईरान ने इंडिया को एक पाइपलाइन ऑफर करी थी, जिसके थ्रू वो गैस ट्रांसपोर्ट करते ईरान से इंडिया को, बट इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो पाइपलाइन थी वो पाकिस्तान से होकर गुजर रही थी और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो देयर वाज अ थ्रेट ऑफ अटैक बाय पाकिस्तान। अब ईरान जो था वो चाहता था कि वो इंडिया को सप्लाई करे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड थ्रू गैस टू इंडिया, बट इसके लिए इंडिया की जो वेस्टर्न ग्रिड थी वो और डेवलप होनी चाहिए एंड शुड बी मेड स्मार्ट ग्रिड, जो कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों एनर्जी पे चल सके। तो ये कुछ चीजें रही इंडिया और यूएस के ईरान के बीच में। जो बिगेस्ट सप्लाई और क्रूड ऑयल था, इसकी सप्लाई कम हुई ड्यू टू यूएस सैंक्शन। ईरान चाहता था कि वो उनको गैस प्रोवाइड करे, बट वो इंडिया ने मना कर दिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान इन द पाइपलाइन। ईरान चाहता था कि वो उनको इलेक्ट्रिसिटी भी दे, पर उसके लिए इंडिया की जो वेस्टर्न ग्रिड है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं है। जो इंडिया और ईरान के बीच में एक ही इरिटेंट रहा, वो था पेमेंट क्राइसिस। ये स्टार्ट हुआ था 2008 में, जब यूएस ने यूएसडी पेमेंट टू ईरान मना कर दी थी, क्योंकि यूएस का ये मानना है कि अगर ईरान के पास यूएसडी पेमेंट आती है तो वो उससे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकता है। तो इसके चलते ये हुआ था कि ईरान के साथ जो भी इंडिया की डील्स थी, इंडिया उसमें यूएसडी पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट किया कि जो हम पेमेंट है ईरान को वो यूरोज में दे सकें, बट यूएस के प्रेशर की वजह से वो भी फुल प्रूफ नहीं बन पाया। तो उसके बाद एक फाइनल मैकेनिज्म बना, जिसके अंदर जो 55% ऑफ द पेमेंट थी वो इंडिया ने की यूरोज में, एंड जो बाकी थी वो की इंडियन रुपीज में। तो इसके चलते जो भी उनके रुके हुए एग्रीमेंट्स थे या जो भी ट्रेड थी वो पूरी हो पाई। आइए अब बात करते हैं इंडिया और ईरान के बीच में दो सबसे बड़े एग्रीमेंट के बारे में, जो कि है सबसे पहला है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसमें क्या होगा
कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में और ये है मल्टी मॉडल रूट। इसके अंदर लैंड भी यूज की जाएगी एंड रेलवे ट्रैक्स भी यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरू कहां से होगा। ये शुरू होगा इंडिया के मुंबई से एंड ये एंटर करेगा ईरान को बंदेर अब्बास में। बंदेर अब्बास से ये ईरान में एंटर होगा। उसके बाद ये चलेगा रेल एंड रोड रूट पे। सो दिस इज रेल एंड रोड रूट। और फिर ये जो कैस्पियन सी है, दिस एरिया बिटवीन बाकू ईरान, इसको बोलते हैं कैस्पियन सी। तो ये कैस्पियन सी के सदर्न पार्ट पे यहां पर एंटर करेगा एंड उसके बाद ये एक वेस्टर्न टर्न लेके जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है यहां उसके नॉर्दर्न पार्ट में पहुंच जाएगा। यहां से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शुरू हो जाती है, अजरबैजान, देन वी हैव कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑल दीज आर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो ये उसके नॉर्दर्न पार्ट पे यहां पर पहुंच जाएगा कैस्पियन सी से होता हुआ। तो इसके अंदर कैस्पियन सी विल बी मैरीटाइम वे। ये जो है ये सारी कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी से होता हुआ ये यहाँ पर इनके नॉर्दर्न पार्ट में एंटर करेगा एंड देन यहां से ये फाइनली सेंट पीटर्सबर्ग में ये जो मॉडल है ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड लास्टली रशिया में, रशिया तक ये कॉरिडोर जाएगा। तो इसके जो बेनिफिट होंगे इंडिया क्या क्या होंगे, सबसे पहला तो होगा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की मार्केट है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ पाएगी, क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में एंटर होके ही आगे बढ़ेगा। तो जो इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी ट्रेड अपना कर सकती है, दे कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स और जो भी उनके कमोडिटीज हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे चाइना की डोमिनेंस पर भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ डील कर रहे हैं सीधा डायरेक्टली। तो जो चाइना का डोमिनेंस है, जो कि मैंने आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में बताया था कि वो ईरान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, भूटान में जो अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रही है उसको भी ये काउंटर करेगा। एंड देन लास्टली इससे क्या होगा कि टाइम और कॉस्ट में 40% रिडक्शन होगी, क्योंकि ये जो नया रूट है दिस इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। बट ये जो रूट है जो कि यहां से होता हुआ निकलता है मेडिटेरियन सी से एंड देन पूरा नॉर्थ सी के होते हुए उसके बाद जो रशिया में एंटर करता है, सो दिस इज मच मोर लॉन्गर। तो लॉन्गर है तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा एंड कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का ये फायदा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में, जिसका नाम है ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। ये साइन हुआ था 2016 में। ये भी स्टार्ट होगा यहां से नहीं, ये स्टार्ट होगा इधर मुंबई से। मुंबई से स्टार्ट होके ये एंटर करेगा ईरान के चाबहार पोर्ट पे, विच इज दिस चाबहार पोर्ट पे। और चाबहार फोर्ट का फायदा ये है कि ये पाकिस्तान में जो ये जो ग्वादर है इससे बस 70 किलोमीटर दूर है। तो यहां से हम पाकिस्तान पर भी चेक रख सकते हैं। तो इसके बाद ये इंडिया और सॉरी ईरान और पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलेगा एंड फिर ये अफगानिस्तान में एंटर करेगा एट जारज। ये यहाँ बॉर्डर से होता 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 यहाँ एंटर करेगा अफगानिस्तान में, विच इज जारज। उसके बाद फिर एक वेस्टवर्ड टर्न लेगा और फिर ये गार्लैंड रोड, इस रोड का नाम जो है दैट इज गार्लैंड रोड। एंड फिर ये यहां से होता हुआ ये फाइनली ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ, विच इज मजारे शरीफ। मजारे शरीफ। और यहां से इसके जस्ट ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टार्ट हो जाती है यहां से। तो इस एग्रीमेंट से भी इंडिया जो है वो ईरान में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कनेक्ट कर सकता है। इसका एक फायदा और है कि इसमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ है एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस एग्रीमेंट में। अब अगर हम इस कॉरिडोर के बेनिफिट्स के बारे में बात करें
तो इसके अंदर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के सारे बेनिफिट हैं, प्लस ये इंडिया को हेल्प करेगा चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी को काउंटर करने में, क्योंकि इसमें भी इंडिया जो है वो ईरान में की हेल्प लेगी, देन अफगानिस्तान की एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की। तो जो चाइना की प्रेजेंस यहाँ है उसको इंडिया काउंटर कर सकती है। उसके बाद जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर पाकिस्तान पे कोई वॉर करता है, अगर यहाँ से हम वॉर करते हैं, तो पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए अफगानिस्तान में पनाह ले सकता है। तो हम क्योंकि हम अफगानिस्तान के अंदर से होते हुए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जाएंगे, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के कैंप्स या जो भी प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में कहाँ तक है। सो वी कैन ऑल्सो चेक द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और उसको हम कम भी कर सकते हैं। अब हम लास्टली बात करते हैं जो एक सबसे हाँ, तो अब जो बोथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की लुक नॉर्थ पॉलिसी को मजबूत करने में। जब मैंने आपको लुक नॉर्थ पॉलिसी बताई थी, मैं आपको बताया था कि हम दो एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे इंडिया ईरान के रिलेशनशिप में। तो इससे क्या है कि इंडिया की जो लुक नॉर्थ पॉलिसी है वो और ज्यादा मजबूत होती है। अब जो इंडिया और ईरान की ये डील हुई थी कि चाबहार और जाहेदान, जो कि यहाँ है चाबहार और जाहेदान, इसके बीच में इंडिया जो है वो रेलवे जो नेटवर्क है, रेल रूट का इस्टेब्लिश करेगी। बट ड्यू टू सैंक्शन और आपसी देरी की वजह से ईरान ने ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया। पर 2016 के एग्रीमेंट के तहत इंडिया वाज टू एस्टैब्लिश 2 टर्मिनल्स एट चाबहार फॉर मल्टीपर्पज कार्गो हैंडलिंग विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 मिलियन। इसके अंदर भी काफी ज्यादा डिले हो रहा है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द आजगाबाद एग्रीमेंट। अब आजगाबाद एग्रीमेंट जो है ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है किसके बीच में? कजाकिस्तान, जो कि कहीं यहां है, कजाकिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ईरान, देन पाकिस्तान, और लास्ट में ओमान। तो इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट कि हम इन सारे नेशंस को आपस में जोड़ेंगे। ओमान के साथ कनेक्टिविटी होगी वाटरवेज, एंड इन जो बाकी नेशंस हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इनके बीच में कनेक्शन होगा थ्रू रेल एंड रोड रूट। इससे फायदा क्या होगा? इट विल फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन सेंट्रल एशियन एंड पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ यहाँ पर है एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ये सारी हैं, तो इनके बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए एक कॉरिडोर बन जाएगा। अब ये जो आजगाबाद एग्रीमेंट था इसका इंडिया पार्ट नहीं था, बट इंडिया ने इसको ज्वाइन करा 2011 में, तो इंडिया भी अब इस एग्रीमेंट का पार्ट बन गया है। अब इससे इंडिया को फायदा क्या क्या होगा? इंडिया की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है कि इंडिया चाहती है कि उसकी रिलेशनशिप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अच्छे हो सके, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। इट विल एड सब्सटेंस टू इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। तापी गैस पाइपलाइन है, इसमें भी हेल्प करेगा। अब तापी गैस पाइपलाइन का मतलब है तापी इज फॉर टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान एंड आई फॉर इंडिया। इसमें क्या होगा कि एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो कि स्टार्ट होगी तुर्कमेनिस्तान से, फिर एंटर करेगी अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान एंड देन इंडिया। और इसमें जो मेन जो फंड आएंगे वो देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी पार्टिसिपेशन से ये तापी गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, इनिशियल कंस्ट्रक्शन, वो 2015 में तुर्कमेनिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, 2018 में हो चुकी है अफगानिस्तान में, एंड सेम ईयर में हो चुकी है पाकिस्तान में। अभी ये इनिशियल कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट हुई है, जब फाइनल कंस्ट्रक्शन होगी तो लास्ट स्टेज आएगी इंडिया की, और इसी में ये जो आजगाबाद ट्रीटमेंट है ये हेल्प करेगा, क्योंकि जो तुर्कमेनिस्तान है
उसी से होता हुआ एक कॉरिडोर है जो कि तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान के बाद रशिया। अब अगर हम रूट की बात करें, जो तापी का जो रूट रहेगा वो रहेगा, स्टार्ट होगा तुर्कमेनिस्तान से, देन इट विल एंटर अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान एंड देन लास्टली इंडिया। तो जो ये अज़गाबाद ट्रीटमेंट है ये इसके अंदर भी हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा इंडिया को टू कनेक्ट विद अफगानिस्तान, जिससे ट्रेड और कॉमर्स को हम बूस्ट कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा टू कनेक्ट रशिया, इंडिया और ईरान। रशिया इधर है, रशिया को ये हेल्प करेगा ईरान से कनेक्ट करने में और इंडिया से कनेक्ट करने में। तो आपस में भी जो हमारी बॉन्डिंग है, क्योंकि इंडिया रशिया का ही बहुत अच्छा पार्टनर है, इंडिया ईरान का ही बहुत अच्छा पार्टनर है, तो हम आपस में अपने जो ट्रेड्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। एंड देन लास्टली जो इंडिया है वो कनेक्ट कर पाएगी यूरोपियन रेलवे नेटवर्क से, क्योंकि यूरोपियन नेशंस जो है वो यहाँ से इधर बढ़ते हैं। तो इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से भी कनेक्ट कर पाएगा और पीपल कैन ट्रेवल बाय रोड, लैंड एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में बाय लैंड भी हम जा सकते हैं। और जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कि इफ दिस इज वर्ल्ड, तो चाइना जो है वो यहां से नेशन को कनेक्ट करना चाहता है, एक ये वाला रूट पकड़ के विच इज लैंड रूट, एंड यहां से विच इज बेल्ट रूट। सो दिस इज बेल्ट एंड दिस इज रोड। इसको बोला जाता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बारे में बात करेंगे हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। तो इसको भी ये काउंटर करेगा, क्योंकि जो ऊपर के जो लैंड एरिया है उसमें इंडिया की प्रेजेंस रहेगी, तो वहां से जो चाइना अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अज़गाबाद ट्रीटमेंट, और इसी के साथ इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप भी खत्म होते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या पढ़ा इंडिया ईरान के रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ईरान में शियाइट रीजन है, 90% इकोनॉमी ऑयल पे है, इनके दिक्कतें हैं यूएस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड इजराइल। यूएस के साथ क्या दिक्कतें रही, इजराइल के साथ क्या दिक्कतें रही, सऊदी अरेबिया के साथ क्या दिक्कतें रही। देन इंडिया और ईरान के बारे में हमने पढ़ा कि इनके बीच का सबसे बड़ा इवेंट क्या था, विच वाज पेमेंट क्राइसिस। देन हमने पढ़ा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको प्लीज आप ध्यान से पढ़ना। देन सेकंड वुड बी ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अज़गाबाद इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो तीन एग्रीमेंट है इनके बारे में हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो विद दिस सेड आई विल से थैंक यू टू यू ऑल। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम कोशिश करेंगे कि हम जो बाकी छोटी छोटी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया इजराइल, इंडिया यूएई, इन तीनों को तो हम कम से कम कवर करें, एंड इफ टाइम अलॉट्स वी विल कवर some more countries as well. So till then I'll take your leave. Stay safe, stay happy with the families, and let's just wish that things go back to normal once again. Till then, bye bye, take care.